नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड हम साइंस के आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने पार्ट नंबर 1 जो है वो देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो पिछला वाला मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 2 और आज हम इस पर आधारित कुल 20 प्रश्न देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं जो है वो दी गई हैं, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। आपको बताना है इनमें से कौन दो धीमे दहन को जो है वो दर्शाते हैं। और ये रहे आपके 4 ऑप्शन और प्रत्येक प्रश्न के लिए मैं आपको 5 सेकंड का समय भी दूंगा ताकि आप उतनी देर में जो है वो सोच सकें। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी वाला दे रखा है ये बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि ए और सी। ए आपका ऑप्शन कौन सा था, लोहे पर जंग लगना। सी आपका ऑप्शन कौन सा था, श्वसन। तो प्रश्न में क्या पूछा था, कौन सी दो धीमे दहन को दर्शाती हैं, तो लोहे पर जंग लगना और श्वसन, ये दोनों ही आपकी रासायनिक प्रक्रियाओं में आती हैं। सबसे पहले तो आपको प्रश्न से ये पता चल रहा है, क्योंकि काफी बार छाटने को आता है, वहां पर भौतिक और रासायनिक प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं धीमी गति से होने के कारण इसे हम मंद दहन प्रक्रियाएं भी जो है वो कहते हैं। ऑप्शन में पूछा जाए आपसे मंद दहन प्रक्रियाएं इनमें से कौन सी हैं या नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो लोहे पर जंग लगती है वो किस रीजन से लगती है, तो ध्यान रखिएगा लोहे पर जंग जो है वो खुले स्थान पर और ऑक्सीजन और जो जल है उसकी उपस्थिति में जो है वो लगती है। ये भी आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। तो आपका यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि लोहे पर जंग लगना और श्वसन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जो है कौन सा है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ईस्ट, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया या जीवाणु। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। समय शुरू होता है आपका अब। 5 सेकंड का समय हम यहाँ पर इसलिए दे रहे हैं ताकि आप थोड़ी सी अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर सकें और थोड़ा सा जो प्रश्न है उसको जल्दी से जो है वो सोच सकें। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जीवाणु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जीवाणु की बात हुई है, तो सबसे पहले इसके संबंध में सारी चीजें जानिए कि जीवाणु जो है आपका एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है। इसमें जो है वो केंद्रक जो है वो नहीं होता है, यानी कि हम इसे अकेंद्रकी कह सकते हैं, और कोशिका भित्ति युक्त होता है। ये सभी जो इसके संबंध में बातें हैं इनसे भी डायरेक्ट आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। और ये आप कह सकते हैं जो जीवाणु होते हैं सर्वत्र आपको देखने को मिलते हैं, कुछ फायदेमंद भी होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं दही में जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है वो फायदेमंद होता है। और कोशिका भित्ति जो कि आपका प्रश्न में पूछा गया था, कोशिका भित्ति, इसके संबंध में एक प्रश्न ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है। तो ध्यान रखिएगा कोशिका भित्ति जो है वो मुख्यतः सेलुलोज जो है उसकी जो है वो बनी होती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है आपका पूछा गया है। चलिए देखते हैं अब अपना अगला तीसरा प्रश्न। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद जो है वो बनते हैं CO2 एवं H2O, CO2 SO H2O या केवल CO2 या CO2 COHO। इस टाइप से आपके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। समय शुरू होता है आपका अब। तो 4 ऑप्शन है, आपको सोचना है कौन सा जो है वो सही होगा। आई होप अब तक आपका प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। तो बिल्कुल बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए CO2 और H2O जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जब CNG और LPG इन दोनों की बात की जाए या इसका जो पूर्ण दहन है उसकी बात की जाए, तो दोनों गैसों का पूर्ण दहन करने पर CO2 और H2O गैस जो है वो बनती है। जिसमें आप CNG की बात करते हैं तो CNG आपकी एक प्राकृतिक गैस होती है जिसमें आपके हाइड्रोकार्बन जो है वो मिले रहते हैं। और एलपीजी के संबंध में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि एलपीजी जो गैस है वो किसका किसका मिश्रण होता है, या इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो ब्यूटेन और पेंटेन जो है वो ध्यान में रखिएगा, ये आपका काफी बार जो है वो पूछा जाता है। प्रोपेन भी कहीं कहीं आपको लिखा देखने को मिलता है, पेंटेन ना देखकर प्रोपेन और ब्यूटेन ज्यादा देखने को मिलता है। तो ध्यान तीनों रखिएगा, तो ऑप्शन में जो है उसको ध्यान में रखिएगा। तो प्रोपेन आपका हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा और कुछ मात्रा में आपकी पेंटेन भी जो है वो होती है। ये जो प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सभी जो है ये कार्बन की मात्रा के आधार पर जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊं, यदि एक कार्बन है तो आपका मेथ होता है, जैसे कि आप मेथेन देखते हैं,
2 कार्बन होता है तो आपका एथ होता है, जैसे कि आप एथेन देखते हैं। और इसी प्रकार 3 कार्बन होते हैं तो आपका प्रोप होता है, जो कि आप प्रोपेन देखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया। 4 कार्बन होता है तो यहाँ पर ब्यूट देखते हैं, और ब्यूट से आपका क्या बना, ब्यूटेन। इसी प्रकार 5 कार्बन होते हैं तो आपका यहाँ पर पेंटेन होता है, जो कि आपका यहाँ पर मैंने ऊपर बताया। इसी प्रकार हेक्स, आगे इस टाइप से जो है वो चलते हैं। अपने इंटर में केमिस्ट्री के लेवल पर ये पढ़ा अवश्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसको जो है वो किस नाम से जो है वो जाना जाता है, पाश्चुरीकरण या जीवाणुनाशन या समांगीकरण या किण्वन। तो चलिए समय शुरू होता है आपका अब। तो इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार हम आपके लिए अच्छे से अच्छे जो है वो वीडियो लाते रहें और आपकी अच्छी से अच्छी जो है वो प्रैक्टिस होती रहे। तो चलिए बात करते हैं इसके उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी किण्वन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो शर्करा है इसको अल्कोहल में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वो किण्वन के नाम से जो है वो जानी जाती है। इंग्लिश में हम इसे फर्मेंटेशन के नाम से जो है वो जानते हैं। अब किण्वन की बात करें तो किण्वन आपकी एक जैव रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो है वो आती है, जिसमें आपके जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सूक्ष्म जीव, जैसे कि ईस्ट इसका एक उदाहरण हो जाएगा, उसकी सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में जो है वो विघटित हो जाते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक जो है वो आपके सरल कार्बनिक यौगिक उसमें जो है वो विघटित हो जाते हैं, और इस प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन है उसकी आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो अल्कोहल है, यानी कि शराब, आपने नाम सुना होगा, उसी को हम अल्कोहल कहते हैं, उसका जो है वो निर्माण जो है वो किया जाता है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। आपको शराब ऑप्शन में लिखा देखने को नहीं मिलेगा, अल्कोहल लिखा देखने को मिलेगा, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 5 की तरफ। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की एक मुख्य सीमा यह है कि, 4 ऑप्शन है कि ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित नहीं किया जा सकता, या विभिन्न विषयों में संकल्पनाओं के एकीकरण को प्राप्त किया जा सकता है, या विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में मानसिक और शारीरिक कार्य करना पड़ता है, या यह एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है। तो 4 ऑप्शन है। टाइम आपका स्टार्ट होता है अब, और 5 सेकंड में आपको सोचना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि विज्ञान शिक्षण की परियोजना जो पद्धति है उसकी एक मुख्य सीमा यह है कि ज्ञान को क्रमिक रूप से अर्जित जो है वो नहीं किया जा सकता। परियोजना पद्धति में आप क्या देखते हैं, किसी भी समस्या का जो समाधान होता है वो वास्तविक परिस्थितियों में जो है वो किया जाता है। बस इतनी सी चीज ध्यान रखिएगा परियोजना पद्धति से संबंधित, कि परियोजना पद्धति में किसी समस्या का समाधान जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसमें जो है वो किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ, कि विज्ञान में योगात्मक आकलन को किस पर जो है वो बल देना चाहिए। 4 ऑप्शन है आपके। अवलोकन कौशल जो है उसका आकलन करने, या विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले जो क्षेत्र हैं उनका निदान करने, मुख्य रूप से प्रायोगिक जो कौशल है उनका परीक्षण करने, या महत्वपूर्ण जो सैद्धांतिक संकल्पनाएं हैं उनका परीक्षण करने। समय शुरू होता है आपका अब, और आपके पास 5 सेकंड है, आपको सोचना है कौन सा सही होगा। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले जो क्षेत्र हैं उनका निदान करने। तो विज्ञान में जो योगात्मक आकलन है उसको इस पर जो है वो बल देना चाहिए। और जो विज्ञान में योगात्मक आकलन है उसको आप कह सकते हैं जो विद्यार्थी हैं उनको अधिगम जो कठिनाई वाले जो क्षेत्र होते हैं उस पर बल देने से होता क्या है, जिससे जो विद्यार्थी होते हैं उनकी विज्ञान विषय में रुचि बनती है, और उनकी जो कठिनाइयां हैं उसके बारे में भी, या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कठिनाइयां हैं उसके बारे में भी जो है वो पता लगाया जा सकता है। इसलिए जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ, कि आहारी रेशे जो है वो कोलेजन रेशों से बने होते हैं, प्रोटीन से बनते हैं, रुक्षांश भी कहलाते हैं, या सेलुलोज और प्रोटीन से जो है वो बने होते हैं। 4 ऑप्शन है। समय शुरू होता है आपका अब, आपको सोचना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो समय समाप्त हुआ आपका। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही होगा, यानी कि रुक्षांश भी जो है वो कहलाते हैं, आहारी रेशे जो है वो रुक्षांश भी जो है वो कहलाते हैं। अब जैसे कि प्रोटीन हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है, या आदि जो आपके जितने भी पोषक तत्व हैं, उनके अलावा हमारे जो शरीर होता है उसके आहारी रेशे या कह सकते हैं जो जाल है
उनकी भी आवश्यकता हमारे जो शरीर है उसको होती है, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इन सभी के अलावा। तो आहारी जो रेशे होते हैं जिनको हम रुक्षांश भी जो है वो कहते हैं, ये हमारे खाने में जो रुक्षांश है उसकी पूर्ति मुख्यतः जो पादप उत्पाद हैं उनके द्वारा जो है वो करते हैं। अब रुक्षांश के स्रोत में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि दाल हो गया, या कह सकते हैं आलू हो गया, ताजे फल हो गया, सब्जियां हो गया। तो ये सभी आपके इसके एग्जाम्पल में भी जो है या इसके स्रोत में आप कह सकते हैं आते हैं, जो हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन का एक आवश्यक स्रोत जो है उसके रूप में जो है वो आते हैं। उसका जो है वो आयतन कह सकते हैं बढ़ा देते हैं। और रुक्षांश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो इसका एक प्रमुख ये कार्य भी जो है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ। यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति जो है वो घटती है और उसका आयाम जो है वो बढ़ता है, तब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको छांटना है कि तारत तो बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, या तारत तो घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, या उत्पादित ध्वनि का जो तारत्व है और जो प्रबलता है वो दोनों जो है वो घटते हैं, और चौथा ऑप्शन है उत्पादित ध्वनि का जो तारत्व और प्रबलता है वो दोनों जो है वो बढ़ते हैं। तो समय शुरू होता है आपका अब, और आपको सोचना है कि यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है, तब जो है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्पादित जो ध्वनि है उसका तारत्व और जो प्रबलता है वो दोनों ही जो है आपके घटते हैं। आपको ध्यान होगा तो पिछले वाले वीडियो में मैंने एक चीज बताई थी कि जो ध्वनि है इसका जो तारत्व है ये आपकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। मैंने आपको पिछले में एक एग्जाम्पल के जरिए बताया था, और ये आपसे पूछा भी जाता है डायरेक्ट। और यहाँ पर जो कंपन को लेकर लिखा गया है इसकी भी बात कर लेते हैं। तो कंपन की आवृत्ति यदि आपकी अधिक है, यहाँ पर एक चीज का ध्यान में से सुनिएगा कि कंपन की आवृत्ति यदि अधिक है तो ध्वनि का जो तारत्व होता है वो भी आपका अधिक हो जाता है। और यही इसके विपरीत, यदि कंपन की आवृत्ति आपकी कम है तो जो ध्वनि का तारत्व होता है वो भी आपका कम हो जाता है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है यदि किसी वस्तु की जो कंपनों की आवृत्ति होती है वो घटती है तो उसका जो आयाम होता है वो भी साथ में जो है वो बढ़ता है, और जो उत्पादित जो ध्वनि है उसका तारत्व और जो प्रबलता है जो कि आपका ऑप्शन में दे रखा था, ये दोनों ही आपके जो है वो घटते हैं। तो इस आधार पर आपका ये जो है यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। एक बार में हो सकता है आपको चीजें ना समझ में आए, वीडियो को आप फिर से वॉच कीजिएगा ताकि चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ कि निम्नलिखित मानव निर्मित जो रेसे हैं उनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा जो है वो कहलाता है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन या रेयान। ये 4 ऑप्शन है। समय शुरू होता है आपका अब, और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। वीडियो जब पूरा कंप्लीट हो जाए तो जितने भी प्रश्न थे 20, उसमें से आपके कितने सही रहे वो भी कमेंट सेक्शन में अवश्य जो है वो टाइप करके बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है और कितनी आपको अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी रेयॉन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रेयॉन जो है आपका एक मानव निर्मित जो रेशा है या कृत्रिम रेशा आप कह सकते हैं, उसके अंतर्गत जो है वो आता है। और रेयॉन जो है वो प्राकृतिक स्रोत जो काष्ठ लुगदी होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ काष्ठ, ये काष्ठ लुगदी जो है वो होती है, इससे जो है वो प्राप्त किया जाता है। और ये रेशम से जो है वो सस्ता होता है, पर इसमें जो रेशम के रेशे होते हैं उसके समान जो है वो, या रेशम के जो रेशे होते हैं उसी के समान इसमें जो है वो बुना जा सकता है। रेयॉन जो है उसको कपास के साथ मिलाकर आप देखते हैं जो बिस्तर की चादरें होती हैं वो जो है वो बनाई जाती हैं, या कह सकते हैं ऊन के साथ मिलकर कालीन या गलीचा भी जो है वो बनाया जाता है। तो इसका ये एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा। रेयान को कपास के साथ मिलाकर, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ ताकि आपको साथ में याद भी आए, रेयान को कपास के साथ जो है वो मिलाकर बिस्तर की चादरें जो है वो बनाई जाती हैं, और इसके साथ साथ जो ऊन है उसके साथ मिलाकर कालीन या कह सकते हैं जो गलीचा जिसको बोलते हैं आपने सुना होगा वो जो है वो बनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 10 की तरफ। अगला प्रश्न 10 कह रहा है कि विज्ञान शिक्षण में रचनावाद या उपागम जो है इसकी ओर संकेत करता है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन है पहला, विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध कराने,
कमजोर जो विद्यार्थी हैं उनको अतिरिक्त शैक्षणिक सहायता उपलब्ध कराने, या समस्या समाधान में विभिन्न जो गणितीय सूत्र हैं उनका अनुप्रयोग करने, या विद्यार्थियों को अनुभाविक अधिगम उपलब्ध कराने। समय शुरू होता है आपका अब। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विज्ञान शिक्षण में रचनावाद या जो उपागम है वो किसकी ओर संकेत करता है, और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। बात करते हैं चलिए उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विद्यार्थी हैं उनको अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने। तो विज्ञान शिक्षण में रचनावाद उपागम जो है वो विद्यार्थियों को अनुभविक अधिगम उपलब्ध कराने जो है इसकी ओर जो है वो संकेत करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर मैं जो नहीं लिखा है इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अब आपके पास 4 ऑप्शन है कि भूकंपी तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ कहलाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं बल्कि लघुगणकीय है। और चौथा कह रहा है कि भूकंपनी जो तरंगे हैं वो केंद्र से जो है वो उत्पन्न होती हैं। समय शुरू होता है आपका अब, और आपको छांटना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप अभिलेख का रिकॉर्ड जो है वो नहीं रखता है। भूकंप लेखी यानी कि जो सिस्मोग्राफ है उस उपकरण के द्वारा जो रिकॉर्ड है सबसे पहले किया जाता है, उसके पश्चात इससे भूकंप की जो तीव्रता होती है वो ज्ञात की जाती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं में जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ। अगला प्रश्न 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। प्रश्न आपके मैं फिर से भी कह रहा हूं यहाँ पर कठिन आपको देखने को मिलेंगे, सरल की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, इसका उद्देश्य है प्रायोगिक जो कौशल है उनको समुन्नत करना, या वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है, या अपनी प्रकृति में निधनात्मक है। समय शुरू होता है आपका अब, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर प्रश्न जो है उनका लेवल आपको इजी देखने को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रश्न आपको कठिन से कठिन ही देखने को मिलते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए। बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रूपात्मक आकलन की बात करें तो विद्यार्थियों में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका विकास करना ही विज्ञान में जो रूपात्मक आकलन है उसकी विशेषता जो है उसमें आ जाएगा। तो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 13वां। 13 प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति किसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। विद्यार्थियों के तर्कणा कौशल को दृढ़ करने, कार्य करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसको बढ़ावा देने, या विज्ञान में आधारभूत संकल्पनाएं हैं उसकी समझ को बढ़ावा देने, या विद्यार्थियों की अंक संबंधी अंकीय जो योग्यताएं हैं उसको समन्वित करने। समय शुरू होता है आपका अब, और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि कार्य करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है इसको बढ़ावा देने। तो आप कह सकते हैं जो विज्ञान शिक्षण है इसमें जो परियोजना पद्धति है ये कार्य करने की वैज्ञानिक जो पद्धति है इसको बढ़ावा देने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त जो है वो है। और ये परियोजना में आप कह सकते हैं करके सीखना या जीवन में सीखना, विद्यार्थियों के सहयोग द्वारा सीखना आदि जो सिद्धांत हैं वो भी आपको देखने के जो है वो मिलते हैं। और इस पद्धति के जन्मदाता कौन थे, तो सर विलियम किलपैट्रिक जो है इसके जन्मदाता जो है वो थे। डायरेक्ट भी आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा परियोजना विधि या पद्धति। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 14 की तरफ। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि विज्ञान में डैश के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। 4 ऑप्शन है विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह से जांच करने, या सैद्धांतिक संकल्पनाओं की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने, या विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए जो अंक हैं उनको प्रतिशत में सुधार लाने, या लिखित जो रिकॉर्ड रखने की आदत है उसका विकास करने में विद्यार्थियों को सहायता करने। समय शुरू होता है आपका अब, और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि जो सैद्धांतिक संकल्पनाएं हैं उसकी सत्यता की जांच करने में जो विद्यार्थी हैं उनकी सहायता करना। प्रश्न क्या कह रहा था, तो विज्ञान में किसके लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है। प्रायोगिक मतलब जो प्रैक्टिकल वर्क है उसको लेकर यहाँ पर पूछा गया है। तो जो सैद्धांतिक संकल्पनाएं हैं उसकी सत्यता की जो जांच है उसको करने में विद्यार्थियों की सहायता करने में। सैद्धांतिक संकल्पनाएं का मतलब क्या है, जैसे आप देखते हैं
कि बुझा चूना है, उसमें कोई चीज मिला दी तो उसमें आपका जो रंग है वो दूधिया हो गया, तो ये सैद्धांतिक संकल्पना है इस प्रकार की कोई। अब क्या वो सही है, इसकी जांच आप कैसे करेंगे, तो प्रायोगिक कार्य करके ही तो करेंगे। जैसे कि HCl में आपने NaOH मिलाया, तो ये सारे प्रैक्टिकल करके ही तो आप जांच करेंगे, इसीलिए आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 15 की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर को लेकर पूछा गया है और विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य पूछा गया, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र सीखना, अध्याय के अंत में जो दिए गए अभ्यास है उनको हल करने में निपुणता विकसित करना, या तार्किक जो चिंतन है उसको बढ़ावा देना, या वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद करना। समय शुरू होता है, आपको यहाँ पर 5 सेकंड दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना आपका सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण से संबंधित। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 16 की तरफ। प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रतिजैविक, जिसे हम कहते हैं एंटीबायोटिक, इसके उपचार में जो है वो प्रभावी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, डेंगू बुखार या हैजा, और आपको बताना है कौन सा सही होगा। और समय जो है आपका शुरू होता है अब। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हैजा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हैजा आपकी एक संक्रामक बीमारी के अंतर्गत आती है, जो कि होती किससे है, तो दूषित जल और भोजन से जो है वो फैलती है। अब इसके जीवाणु का नाम पूछा जाए तो विब्रियो कॉलरी नाम से इसका जीवाणु होता है, जिसके कारण जो है ये रोग जो है वो होता है। विब्रियो कॉलरी नाम ध्यान में रखिएगा। प्रश्न में जो कह रहा था प्रतिजैविक, जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं, तो प्रतिजैविक जो है हैजा के उपचार में जो है काफी प्रभावी होता है, जो कि हैजा का जो फैलना है उसको जो है वो रोकता है। फैलने को आप प्रसार भी कह सकते हैं, तो हैजा के प्रसार से जो है वो रोकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 17 की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि आम तौर पर जो खाद्य सामग्री है उसको रखने के लिए पैट, बोतलों और जारों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। यहाँ पर जो पैट है PET, इसका सुपरिचित प्रकार जो है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रेयॉन, कृत्रिम रेशा, पॉलीएमाइड या पॉलीएस्टर या एक्रिलिक, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही होगा। समय शुरू होता है आपका अब, और जल्दी जल्दी से सोचिए और सोचिए कौन सा उत्तर सही होगा। तो 5 सेकंड समाप्त होते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर सी पॉलिएस्टर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। आमतौर पर जो आप खाद्य सामग्री है उसको रखने के लिए जो पैट है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पी से आपका हो जाता है यहाँ पर पॉली, ई से आपका हो जाता है एथिलीन, और टी से आपका हो जाता है टर्थलेट। तो पॉली एथिलीन टर्थलेट जो है, जो बोतल है या जो जार है उसका प्रयोग जो है वो किया जाता है, क्योंकि जो पेट है वो एक सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर जो है वो होता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 18 की तरफ कि जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो चालक में उत्पादित जो ऊष्मा है उसकी मात्रा इसके किस पर निर्भर करती है, पदार्थ और मोटाई पर, पदार्थ लंबाई और मोटाई पर, पदार्थ और लंबाई पर, या लंबाई और मोटाई पर। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। समय शुरू होता है आपका अब, और आपको बताना है 5 सेकंड में कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी पदार्थ, लंबाई और मोटाई, ये तीनों जो है आपका सही हो जाएगा। अब देखिए जो धात्विक चालक होता है, इसमें जब विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित की जाती है, तो वो जो चालक है उसमें जो उत्पादित ऊष्मा होती है वो चालक जो है उसके प्रतिरोध, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, उस पर जो है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और जो चालक का प्रतिरोध R होता है, जहाँ पर चालक जो है उसका विशिष्ट प्रतिरोध है, जो चालक का जो पदार्थ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था, इस पर निर्भर करता है। और जो चालक है उसकी लंबाई और जो उसकी जो मोटाई है, ये आपका जो चालक है उसके अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल है उसमें जो है वो आपका आता है। साधारण सी भाषा में आप कह सकते हैं कि चालक में उत्पादित जो ऊष्मा की मात्रा है वो इसके पदार्थ, लंबाई और मोटाई जो है इस पर जो है वो निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 19 की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, आयोडीन और फ्लोरीन की, लौह एवं आयोडीन की,
लौह एवं कैल्शियम की या सोडियम एवं पोटेशियम की। 4 ऑप्शन है, समय शुरू होता है आपका अब और आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। समय समाप्त। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि लौह एवं कैल्शियम जो है वो हो जाएगा। यानी कि मांसपेशियां जो है उनको सुचारू जो है वो क्रिया के लिए लौह और जो कैल्शियम है ये खनिज जो है उसकी पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। समय यहाँ पर मैं लास्ट प्रश्न देखने से पहले अपडेट कर देता हूँ। शाम के 8 बजे सीटेट के लिए आपका फिक्स है। यदि आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो भी आप देख सकते हैं और दोपहर का 3 बजे भी अब आपके सीटेट के लिए जो है वो कर दिया गया है। कल यहाँ पर सोशल साइंस का अपर प्राइमरी का प्रैक्टिस सेट कराया गया था, तो दोपहर 3 बजे भी आप सीटेट की कोई ना कोई क्लास देख सकते हैं, शाम के 8 बजे भी और सुबह 6 बजे के लिए करंट अफेयर है। तो इन तीनों टाइम में आप जाकर जो है वो देख सकते हैं और प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। देखते हैं अपना लास्ट प्रश्न, और इस लास्ट प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे अभी, इसका उत्तर आपको वीडियो के मेन कमेंट में बताना होगा। प्रश्न क्या है आपका, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो कि पौधा घर प्रभाव का कारण है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मीथेन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल वाष्प। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है वायुमंडल में उपस्थित जो गैस है जो कि पौधा घर प्रभाव यहाँ पर लिखा हुआ है इसका जो है वो कारण है। तो 4 ऑप्शन है, समय शुरू होता है आपका अब, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो लाइक भी वीडियो को अवश्य कर दीजिएगा। सोशल साइंस का हम अपर प्राइमरी का जो है वो सेट इसी प्रकार सॉल्व करा रहे हैं, तो वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर रहे हैं, इसलिए हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। आप भी साइंस के जितने भी स्टूडेंट हों वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि बैक टू बैक डेली हम आपको प्रश्न जो है वो इसी प्रकार सेट जो है वो सॉल्व कराते रहें। बात करते हैं उत्तर की, चलिए अब। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि पौधा घर प्रभाव आखिर होता क्या है। तो सूर्य की किरणें आप देखते हैं जो कि पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो बढ़ती मात्रा होती है उसे रोक लेती हैं, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो ये जो प्रभाव होता है यही आपका पौधा घर प्रभाव, जिसे हम इंग्लिश में ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं, वो जो है वो कहलाता है। अब इसमें गैसें कौन कौन सी हो जाएंगी, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई सबसे मेन, आप सबसे पहले इसी का नाम लेते हैं। इसी प्रकार मीथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है, नीचे यहाँ पर देखिए दे रखा है नाइट्रस ऑक्साइड है। ये सभी गैसें जो है वो उत्तरदायी होती हैं, और इन गैसों को ही हम पौधागर गैसें या ग्रीन हाउसेस गैसों के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी एक बार, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेस। तो मी से आपका मीथेन हो जाएगा, ना से आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, जलवा से जलवाष्प हो जाएगा, और का से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैसेस, ये ट्रिक भी छोटी सी ध्यान में रखिएगा। तो चारों गैसेस जो हैं मेन इंपॉर्टेंट, वो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कौन सा सही होगा, इन चारों में से वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिए, जितने ज़्यादा लोग इसको ट्राई करेंगे इससे पता चलता है कि आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, और थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो अच्छी चीज़ें आपको लगेंगी, कठिन चीज़ें भी जो है आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में अपना उत्तर जो है अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। लास्ट में अपना स्कोर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा कि 20 में से आप कितने प्रश्न जो है वो सही कर पाए। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।